हाइटल हर्निया। जी तो बेसिकली हाइटल हर्निया, जैसे आपने एंडोस्कोपी कराई थी, जी एंडोस्कोपी कराने में आपको ये लगा, आपको बताया गया कि आपको कुछ समस्या है आहार नाल में। जी हाइटल हर्निया या फिर हर्निया, इस शब्द से आप वाकिफ थे पहले? नहीं अच्छा, हर्निया अपने को जानकारी में नहीं था नहीं था। कि अपने हर्निया है। अच्छा, तो एंडोस्कोपी अपने कराई, जी क्योंकि हम आपको क्या क्या महसूस होता था तब आपको एंडोस्कोपी करानी पड़ गई? मुझे तो जो खाना था वो अपने ऊपर आता था, खट्टी डकार बहुत आती थी। ठीक है। अच्छा, जैसे खाना और ऊपर आता था, आपकी समस्या थी कि खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसको अपन क्या बोल रहे थे? GERD। GERD। तो GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, रिफ्लक्स, इसको अपन एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस भी बोलते हैं, और GERD भी बोला जाता है। GERD इसलिए क्योंकि अमाशय से आहार नाल की तरफ रिफ्लेक्स हो रहा है। तो ये आपको भी था। अब आपको एसिड रिफ्लक्स था, एसिड रिफ्लक्स की वजह से अपन गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको पहले सोनोग्राफी करा लो। सोनोग्राफी कराई, पेट फूला हुआ आ रहा है, पेट में अफारा लगता है, कभी कभी ऊपर की तरफ खट्टी डकार आती है, और डकार के साथ में और जलन बहुत होती थी, जलन होती है, जलन भयंकर होती थी, मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी जलन से। अच्छा, जैसे ही लेटे तो ज्यादा कंटेंट ऊपर की तरफ आना चालू हो जाता था। इस केस में कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लेटना दूभर हो जाता है, इंसान लेट नहीं पाता। जैसे ही लेटा, मेरे साथ कंडीशन बिल्कुल हो चुकी है हर चीज। शाम के समय दुकान पे बैठे बैठे भी मेरे को इतनी परेशानी हुई है कि मेरे को उठ के जाना पड़ा है। हाँ बिल्कुल। अब अपन ने कराई एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी में आया हाइटल हर्निया हुआ है, साथ में एंट्रल गैस्ट्राइटिस थी। ठीक है, फिर एसोफेजाइटिस भी है। एसोफेजाइटिस का मतलब होता है, ये है आपकी एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में आया हाइटल हर्निया है, और एसोफेजाइटिस ग्रेड ए, ग्रेड 1 पर है, साथ में बैरेट्स एसोफेजाइटिस भी हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि एकदम से खाना जो आहार नाल में पहुंचा, पहले आहार नाल से भोजन नीचे की तरफ उतरता है, आमाशय में जाता है, आमाशय में जाके वो पाचक रसों के साथ मिलता है, साथ में एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब अपन जैसे पढ़ते हैं तो अपन एसिड जो अम्ल पढ़ते हैं उसमें HCl एसिड को माना जाता है, एक तो HCl, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऐसे होते हैं कि अगर इनको यहां डालो तो यहां निकल जाए, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि तुरंत ही सब गला गुलू के नीचे की तरफ फोड़ फाड़ के नीचे निकल जाएंगे। ये HCl अपने आमाशय में निकलता है, और निकलता है तो आमाशय में जब निकलता है, आमाशय इससे जलता नहीं है। हाँ, आमाशय जलता नहीं है क्योंकि आमाशय के अंदर एक लेयर होती है, वो लेयर इस HCl से उस आमाशय को जलने से बचाने का काम करती रहती है। तो HCl का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, उस पर प्रभाव, आमाशय में प्रभाव नहीं होता। अब आमाशय से अपने लिए क्या हो रहा था कि आमाशय से वो एसिड, खाना, पानी, आहार रस सब डकार के साथ ऊपर की तरफ आ रहे थे। अब ऊपर की तरफ आए मतलब आहार नाल में आए, अब आहार नाल में वो लेयर है नहीं, तो वो जो एसिड है, वो एसिड जैसे ही आहार नाल की दीवारों पर लगेगा, दीवारों को एकदम से जलाना चालू कर देगा, दीवारों पर स्क्रैच डालना चालू कर देगा, और जब ऐसा होना चालू होता है तब इसको बोला जाता है एसोफेजाइटिस। एसोफेगस का मतलब आहार नाल, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब वहां सूजन आ जाती है, वो लाल लाल हो जाता है पूरा अंदर से, उसमें दर्द होना चालू हो जाता है, यहाँ गर्मी गर्मी सी रहेगी, और एसोफेगस का काम जो है ना, कार्य क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये होती है एसोफेजाइटिस। अब देखते हैं हम कि इसके होने का कारण क्या था, क्यों हुआ ये। चाहे वो GERD हो, चाहे वो हाइटल हर्निया हो, चाहे वो एसोफेजाइटिस ग्रेड ए हो, चाहे वो बैरेट्स एसोफेजाइटिस हो, चाहे वो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो, या फिर सिंपल गैस्ट्रिक एरोजन्स हो, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो गया हो, या फिर
सिंपली जो सामान्य तौर पर लोग समझते हैं कि पेट में गैस बनती है, पेट फूल जाता है, अफारा आ जाता है। ये कुछ भी हो रहा हो, इनके होने का पहला कारण होता है जो हम खा रहे हैं उसका नहीं पचना। जी। सबसे पहले हमने जो भी खाया, खाने का उद्देश्य क्या होता है कि हमने जो खाया है उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा हमारे शरीर में जो हम काम करेंगे हम अपने शरीर से, उस काम करने में जो ऊर्जा खर्च होगी, जो हमको भोजन से मिली है, वो वहां कंपनसेशन में चली जाएगी कि खर्च वहां होगी। हमने खाया, ऊर्जा मिली, काम किया, खर्च हो गया, फिर खाया, ऊर्जा मिली, काम किया, खर्च हो गई। ये रोटेशन था। हाँ, ये रोटेशन है। अब क्या हो रहा है कि हमने खाया, काम नहीं किया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, खाया, ऊर्जा मिली, काम नहीं किया, ऊर्जा रुकी। जी। ठीक है, फिर हमने काम नहीं किया, रुकी, फिर हमने खाया, फिर काम नहीं किया, ऊर्जा फिर रुकी। तो ऊर्जा का संग्रह जो है, आयुर्वेद कहता है सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः, मतलब सारे के सारे रोगों का एक निदान, एक डायग्नोसिस होती है, वो होती है मल का कुपित होना चालू हो जाना। और शरीर में जो चीज जितनी मात्रा में पाई जानी चाहिए, अगर उससे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है तो उसको मल कहा जाता है। हाँ, जैसे कोलेस्ट्रॉल जो हम बादाम खा के बनाते हैं, जो हम अखरोट खा के बनाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से ज्यादा हो जाता है तो चिंता का विषय बन जाता है। और हमारा कोलेस्ट्रॉल तो अभी कल आए हैं कोई, कोलेस्ट्रॉल 288 आ रहा है, 288, ट्राइग्लिसराइड 437 के आसपास, 440 के आसपास आ रहे हैं, तो चिंता का विषय बन गया, अरे मर गए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। खाया क्या था, बादाम, काम नहीं किया, बादाम खाए, फैट खाया, जो भी खाया पिया वो जमा होता रहा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का कारण बन गया। तो ऊर्जा तब तक ही ऊर्जा का काम करती है, ऊर्जा तब तक ही ऊर्जा मानी जाती है जब तक वो खराब नहीं हो और मात्रा में जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं हो जाए। जैसे ही ज्यादा होना चालू हुई, आपके शरीर में वो मल बन जाएगी, बेकार हो जाएगी, और जैसे ही बेकार होगी और शरीर में रुकी रहेगी। मल अगर बन गया है और अगर फिर वो मल रुका रहेगा, कुपितः मलः, कुपित मल का मतलब होता है कि मल रुका और कुपित हुआ, खराब हुआ, तब फिर वो क्या करेगा, सर्वेषाम रोगाणाम, सारे के सारे रोगों का निदान, डायग्नोसिस बन जाएगा, फिर वो कि सारे के सारे रोग कराने के लिए कारण बन जाएगा वो। अब कैसे बना कारण, हमने खाना खाया, खाना आमाशय में गया, आमाशय में पाचक रसों के साथ मिला नहीं, पचा नहीं, अच्छे से पचा नहीं, तो वो सड़ा, खराब हुआ, उसने आमाशय को फुलाना, फैलाना चालू कर दिया, आमाशय को फैलाना चालू कर दिया, आमाशय फैला। जैसे ही आमाशय फैला, आमाशय कैसा होता है, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। अब यहां ऐसे करके ये, ऐसे करके ये है आमाशय। अब ये जो आमाशय है, शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये क्लियर है कि ये आमाशय है। इस आमाशय को, ये जो है, इसमें खाना पहुंचा और खाना पहुंच करके इसमें थोड़े समय के लिए रुकता है, और इसमें खाना रुक करके खाने को पचने का काम होता है। यहां ये होता है एक स्फिंक्टर, एक द्वार, और एक द्वार होता है यहां से तो खाना आ रहा है और यहां से फिर खाना आमाशय में उतरेगा। जी, इसको बोला जाता है पाइलोरस। इस एरिया को, ये होती है बॉडी और ये होता है फंडस। तो ये पाइलोरिक जो है, पाइलोरिक पार्ट जो होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पाइलोरिक एंट्रम और एक पाइलोरिक कैनाल। अब अपने खाना जैसे बॉडी में पड़ा हुआ है और ये हिस्सा जो पाइलोरस है, इसमें आकर के, क्योंकि कोई भी चीज जैसे हम डब्बे में भरते हैं तो तली पे आती है ना, ऊपर तो उठती नहीं। अब यहाँ ये बंद है, यहां से खाना आया तो खाना कहाँ, यहां रुकेगा ऐसे करके, ये खाना रुका हुआ है। तो सामान्य तौर पर खाना इस हिस्से में जनरली रुकता है और इस हिस्से को बोला जाता है पाइलोरिक एंट्रम। तो पाइलोरिक एंट्रम बोला जाता है, इसलिए सामान्य तौर पर बहुत सारे लोगों को पाइलोरिक एंट्रम में एंट्रल गैस्ट्राइटिस होती है। इसको बोलते हैं गैस्टर। पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये पूरा गैस्टर है, गैस्टर। और अगर ये गैस्टर है तो इस हिस्से को अपन ने, ये गैस्टर है, गैस्टर को क्या किया है, गैस्टर में हुआ आइटिस, गैस्ट्राइटिस। आइटिस का मतलब फिर से वही सूजन, लालामी, दर्द, इसके साथ गर्मी और कार्यक्षमता की कमी। ये पांचों साइन होते हैं जहां भी
आइटिस जुड़ जाती है, तो गैस्टर में आइटिस जुड़ेगी तो गैस्टर में ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब गैस्टर में मतलब आमाशय में ये सारी चीजें आ गई, और आमाशय के भी कौन से विशेष हिस्से में? एंट्रम में, पाइलोरिक एंट्रम में, इसलिए बोला जाएगा एंट्रल गैस्ट्राइटिस, क्योंकि एंट्रल वाले एरिया के आमाशय के पूरे हिस्से में इन्फ्लेमेशन के साइन आए हैं, तो एंट्रल गैस्ट्राइटिस, ये अपने आया एंट्रल गैस्ट्राइटिस। अब इस एंट्रल गैस्ट्राइटिस की वजह से यहां जो खाना था वो यहां आंतों को इसने छीला, आंतों को स्क्रैच किया, आमाशय को, और फिर धीरे धीरे करके खाना इसमें सड़ा तो ये पूरा फूला। अब ये पूरा फूला तो ये फूल फूल करके ऐसे करके चारों तरफ फूलेगा, तो पूरा हिस्सा फूल गया जी। पूरा हिस्सा ऐसे करके, तो ये जो इतना था ये ऐसे करके ऐसे फूलता है, बड़ा होता है। अब ये है यहां पर, ये बड़ा होगा तो ऐसे करके नीचे की तरफ भी दबाव मारेगा, लेफ्ट साइड की तरफ, इधर की तरफ साइड में दबाव मारेगा, राइट साइड की तरफ लिवर पे प्रेशर डालेगा, ऊपर की तरफ डायफ्राम पे प्रेशर डालेगा, डायफ्राम पे प्रेशर डालेगा तो प्रेशर कहां जाएगा? ऊपर की तरफ फेफड़े पे जाएगा। अब यहां हार्ट भी है, लेफ्ट साइड में ही तो हार्ट है। अब यहां प्रेशर डाला इसने। अब आती है आपकी कहानी की यह हर्निया कैसे हुआ। हर्निया का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन का, किसी भी चीज का अपनी जगह से निकल करके दूसरे की जगह में चला जाना, क्योंकि उसको अपनी जगह कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। जैसे हम यहां 7 लोग बैठे हैं, अब इसमें हम 10 लोग और बुला लें, फिर 10 लोग और बुला लें, फिर क्या लगेगा लोगों को? अपने को क्या लगेगा? यार भीड़ हो गई, चलो यहां से निकलें, घुटन हो रही है, चलो कहीं और चलते हैं। अब कहां जा सकते हैं? जहां कमजोरी होगी वहां से दीवार को, खिड़की को फोड़ेंगे, तोड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे, होता है। अब यहां पेट फूला 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 फूला, बहुत भयंकर फूल गया। पेट के फूलने की वजह से अब पेट के ऑर्गन को दम घुटने लग गया वहां, तो फिर पेट के ऑर्गन जहां कमजोरी देखते हैं वहां से फोड़ करके बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। सामान्य तौर पर कमजोरी यहां मिल जाती है तो अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है, नाभि निकल के बाहर आ जाती है। पुरुषों में सामान्य तौर पर ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है ना नीचे एब्डोमिनल कैविटी और नीचे की तरफ, तो इंग्वाइनल लिगामेंट को फोड़ करके आंत बाहर निकल जाती है, तो कहते हैं ना कि यहां हर्निया हुआ है, तो राइट इंग्वाइनल लिगामेंट फोड़ के निकला तो राइट इंग्वाइनल हर्निया, लेफ्ट को फोड़ के निकला लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया। एक जगह मिल जाती है यहां पर, यहां से ये जो डायफ्राम है ऐसे करके ऐसे, तो ये आमाशय का कुछ हिस्सा निकल करके डायफ्रामेटिक होल से थोरेसिक कैविटी में घुस जाता है। थोरेसिक कैविटी का जो ये वाला हिस्सा था ये फूल जाना चालू हो जाता है, क्योंकि यहां ये बहुत भयंकर फूल रहा था, फैल रहा था। क्यों? क्योंकि गैस बन रही थी, पेट फूल रहा था। क्यों? क्योंकि जो हम खा रहे थे वो पच नहीं रहा था, या फिर जो हम खा रहे थे उसको पचाने के लिए हम प्रॉपर व्यायाम नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है ना जी। अब ये फूल करके ऐसे निकल करके हाइटस होकर के ऊपर की तरफ आमाशय के ऊपर वाले हिस्से का ऊपर निकल जाना, इसको बोला जाता है हाइटल हर्निया। ठीक है, क्यों निकला? क्योंकि ये कैविटी है इस तरीके से, ये एब्डोमिनल कैविटी है पूरी, इधर की तरफ जाते हैं तो ये थोरेसिक कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी में एब्डोमिनल ऑर्गन अगर घुसेगा, इसका मतलब एब्डोमिनल कैविटी में उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो ऊपर की तरफ घुस गया। अब ऊपर की तरफ घुस गया, दिक्कत क्या करेगा? जो आमाशय में यहां कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट यहां भी आ सकता है, क्योंकि आमाशय का ही तो हिस्सा है सारा, तो ये गड़बड़ हो जाता है मामला। क्यों और कैसे ठीक हो सकता है? ठीक होने का सिर्फ एक ही, कैसा भी हर्निया हो, कोई सा भी, चाहे इंग्वाइनल हर्निया हो, चाहे हाइटल हर्निया हो, चाहे ये वाला अम्बिलिकल हर्निया हो, अम्बिलिकस से निकल के चीजें बाहर आई हो, अगर ऐसा हो रहा है तो केवल एक ही उपाय हो सकता है, वो है पेट को नरम बनाना। पुराने समय से कहावत कही जाती रही है, सिर ठंडा पेट नरम पैर गरम। पैर गरम होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सिर को ठंडा होना चाहिए। सब उलट हो जाएगा आपका, पैर ठंडे पड़े रहेंगे, पेट पत्थर की तरह कड़ा हो जाएगा और माथा बिल्कुल आग की तरह, भट्टी की तरह जलता हुआ रहेगा, ऐसा कि रोटी डाल दो तो सिक जाए, इतनी गर्मी रहती है। और इसको कैसे महसूस कर सकते हैं? इसको आप ठंडे पानी की तौलिया, एक तौलिया ली, ठंडे पानी में भिगोई, ठंडे पानी में भिगो के आप ऐसे करके माथे पर रख दो। ऐसे करके माथे पर रखोगे, 2 मिनट के बाद उस तौलिया को हटाओ, आपको ऐसा लगेगा कि तौलिया गर्म हो गई। वो गर्मी जो है ना, ठंडे पानी की तौलिया खींच लेगी गर्मी को, आपको थोड़े समय के लिए आराम मिलेगा। जो माथा भारी है, जो आंखें भारी हैं, और कहा जाता है पित्त वृद्धौ संताप, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पित्त बढ़ रहा था,
पित्त वृद्धो संताप, संताप बढ़ जाता है, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसा लगेगा कि अगर बस में होता तो गला ही काट देते। लेकिन ये क्रोध की प्रवृत्ति जो है ये भी कोई नेचर नहीं है, ये बीमारी का नेचर है, ये मनुष्य का नेचर नहीं है। हाँ? पित्त की प्रकृति है, पित्त जब बढ़ेगा तो ऐसा कर पाएगा। अब ये हो गया क्योंकि पेट फूला था, पेट में गैस भर रही थी, पेट के फूलने की वजह से पेट के ऑर्गन्स ने एक दूसरे को खूब दबाया, एक दूसरे के साथ जितना कंप्रोमाइज कर सकते थे करते रहे, लेकिन और फैलता गया और फैलता गया और फैलता गया। तो फिर पेट के ऑर्गन सोचते हैं कि मरता क्या ना करता, चलो भैया कहीं फोड़ो फाड़ो और निकलो यहां से, यहां तो नहीं बैठ पाएगी व्यवस्था। तो फिर यहां से जो 3 होल होते हैं, ये 3 होल जो होते हैं ना, डायफ्राम इस तरीके से है, ये ऊपर की कैविटी है, ऊपर तो हो गए दोनों फेफड़े, इधर एक इधर एक, ये नीचे नीचे हो गया एब्डोमिनल कैविटी, ऐसे करके डायफ्राम है। ठीक है, अब इस डायफ्राम से केवल 3 होल होते हैं, इसमें 3 होल जो होते हैं, ये 3 होल, एक तो ऊपर से आहार नाल जो है ना ऐसे करके यहां आ रही है, आमाशय में कन्वर्ट कर रही है, एक जो हार्ट से नली जाती है वो नीचे की तरफ जा रही है, और एक जो नीचे से खून को ऊपर की तरफ लेके आती है हार्ट में दोबारा, वो है। ये 3 होल के अलावा इस डायफ्राम में और कहीं कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैक होता है। इस आहार नाल वाली जगह में से, जो आहार नाल को नीचे की तरफ ले जा रहा था, इसी जगह में से आमाशय का ऊपर की तरफ बल्ज होकर के आ जाना और आहार नाल ऊपर की तरफ फूल जाएगी, इसको बोला जाता है हाइटल हर्निया। ठीक है, अब इस केस में आपका उपचार जो है वो आप खूब करते हो। अगर पेट को नरम नहीं कर रहे हो तो फिर सारे उपचार आपके बिल्कुल व्यर्थ हैं, और केवल पेट को आपने नरम बना दिया, आपको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद ने तो बहुत समय से पहले ही कह रखा था कि सिर ठंडा, पेट नरम, पैर गरम, ये स्वास्थ्य के सामान्य लक्षण है। अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो आपके रोग सारे धीरे धीरे करके हटना चालू हो जाएंगे। ठीक है, इस केस में अपने हर्निया तो हुआ, लेकिन हर्निया के पहले अपनी वाली कंडीशन थी जीईआरडी। जीईआरडी लंबे समय तक रहा। अगर इसके होने के पहले, अब ये कब हुआ होगा अपने को अभी तो जानकारी है नहीं, हो सकता है 6 महीने पहले ही हाइटल हर्निया की कंडीशन में आ गए थे। अगर 6 महीने के पहले अपन इसको कराते तो अपने केवल आता ओसोफेजाइटिस, जीईआरडी या फिर एसिड रिफ्लक्स या फिर एंट्राइटिस, केवल इतना ही आता, गैस्ट्राइटिस, एंट्रल गैस्ट्राइटिस। लेकिन अपन थोड़े से चूक गए, अपन उस कंडीशन को वहां मैनेज नहीं कर पाए, तो ये धीरे धीरे बढ़ करके यहां भी आ गई। अगर आज इसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे करके क्योंकि कहीं शरीर में कोई स्क्रैचेज वगैरह हो जाते हैं, तो हालांकि बहुत नॉन केसेस नहीं है, लेकिन ये बेकार में नुकसान ज्यादा कर सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परफोरेटिव अल्सर तक का सीन बन जाता है इसमें, कि धीरे धीरे करके घाव बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और घाव अगर यहां से जैसे शुरू हुआ तो पहले यहाँ स्क्रैच पड़ा था, फिर यहाँ अल्सर हो गया था, फिर अल्सर धीरे धीरे करके गहरा होता गया और यहाँ फोड़ के आंख को निकल गया, तो उसको बोलते हैं परफोरेटिव अल्सर। वो कंडीशन नहीं हो बिल्कुल भी। इसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो वजह थी इन सारी समस्याओं की, आपकी भी, वो वजह कहां से शुरू हुई थी? खाने का नहीं पचना, अपच से। अपच को सबसे पहले ट्रीट करना है, और बहुत सिंपल से ट्रीटमेंट है। ये सारी आला सिर्फ इसलिए है कि आपको ये समझ में आ जाए कि वजह वही थी, वजह और कोई नहीं थी। वजह सिर्फ वही थी कि अपच हुई, हमने अपच पे ध्यान नहीं रखा और अपच को हम बढ़ाते गए लगातार। और अपच का मतलब क्या था कि हमने जितना खाया उसके अनुरूप हमने काम नहीं लिया शरीर से, या फिर अगर काम नहीं है, जैसे पहले के समय में तो क्या होता था कि लोग खाते थे और जाके बैल के साथ काम कर लेते थे। कभी कभी ऐसा भी सुना है मैंने, पूर्वज ऐसा भी सुनाते हैं अपने लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि 2 बैल के साथ हल जोत रहे थे और एक बैल थक गया तो बैल को बांध दिया और खुद बैल की जगह लग के काम कर दिया। अब इतना काम करने वालों को काय का अपच और काय का क्या, कुछ ही नहीं होता था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, काम करने की प्रवृत्ति लोगों की खत्म हो गई। अब काम, अपन बैठे हैं ट्रैक्टर पे, स्टीयरिंग हिला रहे हैं, ट्रैक्टर बेचारा सब कुछ कर रहा है, फिर धीरे धीरे करके वो स्टीयरिंग भी हमको नहीं हिलानी, उसको हिलाने के लिए भी किसी एक असिस्टेंट को रख लिया, किसी को रख लिया, कोई सर्वेंट रख लिया। तो अपन क्या कर रहे हैं, केवल उसको बता रहे हैं फलाने खेत में जाना, 5 बीघा है, फलानी चीज बो के आ जाना। तो अब इसमें मुंह चलाने में तो कितनी ऊर्जा खर्च हुई होगी, नहीं हुई। लेकिन खाते क्या है, बादाम का हलवा सवेरे खा लेंगे,
गाजर का हलवा मावा डाल के शाम को खा लेंगे। तो ये सब खाना, अब खाना उतना और केवल मुंह चलाना, इससे तो व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। करना क्या पड़ेगा कि काम अगर बाय चांस नहीं है तो फिर आज भी सिर्फ वो लोग ही परेशान हो रहे हैं जिनके घरों में काम में कमी आई है। जो काम करते रहते हैं उनको तो बुखार जुकाम खांसी ही होता है, इसके अलावा ये सब बीमारियां नहीं होती उनको। डायबिटीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, थायराइड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो काम करने की प्रकृति, खूब सारा काम। अगर काम नहीं है तो बेकाम का काम जिसको बोला जाता है व्यायाम, तो व्यायाम किया जाए। जैसे बहुत सारे लोग आजकल खूब बताते हैं ना कि इतना खूब खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत व्यायाम करते हैं। तो जितना व्यायाम करेंगे उतना उचित फायदा है। अपने को क्या करना है, अपन दोनों चीजों पर फोकस करेंगे कि भाई ज्यादा खा लिया है इसलिए ज्यादा पैर तोड़ने हैं, तो हम खाएंगे भी कम ताकि ज्यादा पैर ना तोड़ने पड़े। कम खाएंगे, उसको पचाने के हिसाब से थोड़ा व्यायाम जितना आवश्यक है उतना व्यायाम भी करेंगे। तो भोजन सुपाच्य लेना है, सही समय पर लेना है, सही तरीके से उसको खाना है और सही मात्रा में भी उस भोजन का उपयोग किया जाना चाहिए। अच्छा खा रहे हैं लेकिन सही मात्रा नहीं है तो भी गड़बड़। बढ़िया खाया, अच्छा था, लौकी की सब्जी, उबली हुई मोटे आटे की रोटी, लेकिन खा ली 8 रोटी, तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। अति सर्वत्र वर्जित है, अति तो सारी ही बेकार है, तो ज्यादा नहीं खा सकते। कंटेंट भी सही होना चाहिए, प्लस समय पर भी सही समय पर ही खाया जाए। सही समय पर, सही समय का बड़ा महत्व होता है। पुराने समय में या आजकल भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं कि आप 1 मिनट का महत्व उससे पूछो तो 1 मिनट रेलवे स्टेशन पर लेट पहुंचता है। ये रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन 1 मिनट पहले निकल गई, तो निकल ही गई ना, उसकी तो टिकट विकेट सब बेकार हो जाते हैं। तो समय का बड़ा महत्व होता है, इसलिए समय पर चीजें ले ली जाए। अब दोपहर का भोजन कर दिया, नहीं तो वैसे प्रातःकालीन भोजन था। प्रातःकालीन मतलब कि आप दोपहर का भोजन मतलब 10 बजे 9 बजे 10:30 बजे के आसपास कर लेते, लेकिन अब वो हो रहा है 2 बजे 2:30 बजे। लंच का टाइम बोले 3 बजे 2:30 बजे, बोले डिनर 11 बजे होता है। अब 11 बजे डिनर मतलब मध्य रात्रिकालीन भोजन, तो मध्य रात्रिकालीन भोजन तो है ही नहीं। भोजन क्यों था? रात्रि को भी शाम का भोजन क्यों लेते थे कि शाम का भोजन हल्का, वैसे भी कहा जाता है कि शाम का भोजन थोड़ा हल्का लेना चाहिए। हल्का भोजन ताकि जो रात को हम सो रहे हैं या दिन भर में जो हमने काम किया है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो एकदम से आ गई थी, शरीर कमजोर ना महसूस करने लग जाए, इसलिए रात्रि को थोड़ा भोजन ले लिया जाए। सुबह का भोजन आप पर्याप्त खा लो, क्योंकि सवेरे आपने भोजन लिया है, उस भोजन से जो ऊर्जा मिलेगी उस भोजन से मिली हुई ऊर्जा को हम खर्च कर लेंगे काम, ये जरूरी है। तो भोजन का समय भी ध्यान में रखा जाए। फिर भोजन को करने का विशेष तरीका होगा, और वो भोजन को करने का विशेष तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका तो ये है, आप तो इसको मान लो कि आप तो 1 ग्रास मुंह में डालो और 1 ग्रास को कम से कम, क्योंकि अपने जैसे बोला था यहाँ 60 बार के लिए बोला था, 60 बार चबा रहे हैं पूरा 60 बार हो जा रहा है। 60 बार तो नहीं हो रहा है, 40-50 बार तक 40-50 हो रहा है। अच्छा, अब आप ये भी बता दो कि आपको जो प्रॉब्लम लग रही थी उसमें कुछ फर्क लग रहा है? जैसे पेट का भारीपन? नहीं, फर्क तो कुछ नहीं लग रहा मेरे को अभी फर्क नहीं लग रहा है। जो जैसे पेट भारी है या फिर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, इसमें कुछ अभी आराम लगना चालू हुआ है? नहीं, मैं अभी घर पे भी मेरे को खाना खाने की इच्छा तो बराबर होती थी, खाना खाने की इच्छा बराबर होती, लेकिन मेरे साथ परेशानी ये थी कि 2-3 दिन तक फ्रेश नहीं होता था। हाँ, और फ्रेश जिस दिन भी हो रहा हूँ बहुत मोटा, एक बार मतलब पास हो रहा है होता था और एक बार के बाद फिर नहीं होता था। हाँ, फिर मैंने चालू किया ईसबगोल की भूसी। हाँ, ईसबगोल की भूसी से ये हुआ कि वो 2-3 दिन में आता था, लेकिन 2-3 दिन बाद मैं ऐसा महसूस करता था कि आज हो गया। हाँ। लेकिन ये प्रक्रिया भी ईसबगोल की भूसी खाने के बाद भी 3 दिन में एक बार होती थी। 3 दिन में अभी पेट एकदम से साफ हो रहा है? और अभी भी वैसे यहाँ मैं रहा 5-6 दिन, हाँ, तो मेरे को अपने आप फ्रेश नहीं हुआ। मैं एनिमा से पेट साफ, एनिमा से एकदम ऐसा लगा कि चलो अब फ्रेश हो गया, बिल्कुल क्लियर पेट, बिल्कुल क्लियर पेट साफ। ये जो लगातार बहुत लंबे समय से बिगड़े हुए रूटीन्स की वजह से बीमारियां आई है ना, इनको थोड़ा सही होने में टाइम लगेगा हल्का सा। लेकिन अब जैसे अपने आंतें बिल्कुल साफ कर ली हैं, आंतें लगभग, अब जैसे आज संघ प्रक्षालन करा लीजिए। संघ प्रक्षालन का मतलब क्या रहता है कि बिल्कुल साफ कर दिया आंतों को, अब बिल्कुल साफ है। अब हम साफ आंतों में सिर्फ वही डालें जो हमारी आंतें अच्छे तरीके से पचा पाए, आमाशय में वही पहुंचाया जाए उतनी ही मात्रा में कि आमाशय पाचक रसों के साथ मिला दे उसको अच्छे तरीके से, वो ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से चबा के खाना खाना है, 60 बार मतलब 60 बार, ये 60 बार का नियम आप बना के रख लेना जी। दूसरा, अब अपने को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो व्यायाम अपने को करना है
अब आती है व्यायाम की बारी कि व्यायाम हाइटल हर्निया में कौन सा व्यायाम सबसे ज्यादा आवश्यक है। जी। हाइटल हर्निया में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे भी करके गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बढ़ाओ, आमाशय से आंत में खाना पहुंचना चालू हो जाए, वो रिफ्लेक्स अपने को बढ़ाना है जी। उसको बढ़ाने के लिए वैसे सबसे अच्छा होता है कि आप तो 50 मिनट टहल लो, 50 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर दो। कोशिश करो मुंह बंद करके नाक से सांस भरते छोड़ते हुए टहलना है। इतना टहलने के बाद आप एक जगह खुली जगह पर बैठ करके जहां अच्छी हवा हो वहां अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग ये कर लिया जाए। इससे आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर अपन देखते हैं कि इसमें आसन कौन से करने चाहिए। योगा में बेसिकली आसन का होता है महत्व कि आसन कौन से करने हैं। तो हाइटल हर्निया में अपने को कोई भी वो आसन नहीं करना है जिसमें पेट पर दबाव बाहर से पड़े, क्योंकि बेचारा हाइटल हर्निया हुआ ही इसलिए कि अंदर से पेट पर दबाव पड़ रहा था। अब अंदर के दबाव को आपने सोने पे सुहागे में बदल दिया कि बाहर से भी पेट को दबा दिया। पेट को दबा दिया मतलब एक पैर को उठाया, पैर को उठा के सीने से लगा दिया, हाँ, एक पाद पवन मुक्तासन बहुत अच्छा आसन होता है। लेकिन जब हाइटल हर्निया हो गया हो या फिर एसिड रिफ्लक्स आ रहा हो, ऐसे केस में आप नीचे से पेट को ऊपर की तरफ दबाओगे तो जो नीचे से ऊपर की तरफ रिफ्लक्स हो रहा था वो तो और बढ़ जाएगा। अपने को कतई नहीं करना है। पेट पे दबाव पड़ने वाला कोई भी आसन अपने को नहीं करना है। कौन सा कर सकते हैं, जैसे सीधे खड़े हैं, सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचा है। अब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो क्या हो रहा है, सीना ऊपर की तरफ जा रहा है, पेट को थोड़ी जगह मिल रही है, जगह मिल रही है, तो ये आसन अच्छा है, तो इसको ताड़ासन बोलते हैं। या फिर आप तिर्यक ताड़ासन कर सकते हैं, तिर्यक ताड़ासन भी अच्छा है। चाहे तो कटी चक्रासन कर सकते हैं, कटी चक्रासन भी अच्छा है। ये वाला इस तरीके से जो करते हैं ना, ये है जो कटी चक्रासन, ये कटी, ये आपके पास है चार्ट, तो ये कटी चक्रासन कर सकते हैं। वृक्षासन कर सकते हैं। वृक्षासन बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग के साथ में दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचने वाला है। अर्धकटी चक्रासन कर सकते हैं। अर्धकटी चक्रासन में भी अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको, यहां भी आप खींच रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये अच्छा है। इसके साथ में आप उष्ट्रासन कर सकते हो। उष्ट्रासन कौन सा है, उष्ट्रासन होगा ये वाला, उष्ट्रासन कर सकते हो, अच्छा आसन है। इसमें भी आप खींच रहे हो पीछे वाला, मतलब विशेष ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी वो कर सकते हो जिसमें आप अपने सीने को ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। सीने को ऊपर की तरफ ले जाने वाला कोई भी आसन आप कर सकते हो। आप भुजंगासन कर सकते हो, इसमें भी आप सीने को ऊपर ले जा रहे हैं, तो भुजंगासन कर लो आप मत्स्यासन कर लो, ठीक है। अब अपन कहें कि सेतुबंधासन कर दो, तो सेतुबंधासन में क्या हो रहा है, खाना पेट, हाँ, ये की तरफ जाएगा, लेकिन ये नीचा होगा, ये नीचा होगा तो खाना नीचे की तरफ चला जाएगा, घुसेगा आहार नाल में, तो ये नहीं करना है। इसमें आप पेट को दबा रहे हो, पेट दबेगा तो कहां जाएगा, जहां जगह मिलेगी वहां ज्यादा चला जाएगा, नहीं करना है। पेट को दबाने वाला कुछ भी हो, आगे झुकने वाला कुछ भी हो, वो नहीं करना है। सीधे लेट के पैर को सिर की तरफ लाने वाला कुछ भी नहीं करना है। तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, आसनों में बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो अभी आसन का अभ्यास स्ट्रिक्टली छोड़ करके आप तो केवल और केवल टहलने और प्राणायाम पर भी फोकस कर सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये विशेष चीजें हैं, इनका फॉलोअप किया जाए। खाने में मिर्च, मसाले, चिकनाई, दूध, इस सब का बिल्कुल उपयोग मत करो। हाँ, मिर्च मसाले कोई नहीं, किसी भी प्रकार, बिल्कुल किसी भी टाइप के मिर्च मसाले नहीं लेने, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे जैसे अपन इसका फॉलोअप कर लेंगे ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर ठीक है, ठीक हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। नमक सेंधा, सादा और काला, तीनों नमक थोड़े 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 डाल करके मिला के रख लो, वो नमक और कम मात्रा, नमक का उपयोग कम ही करना है, कम, ठीक है। तो ये विशेष है, इसका अगर अपन फॉलोअप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका GERD, एसिड रिफ्लक्स, APD, गैस्ट्रिक इरोजन, गैस्ट्रिक एरोसिव गैस्ट्राइटिस या एंट्रल गैस्ट्राइटिस या हाइटल हर्निया, इन सब में आराम हो जाएगा, ठीक है।